पनिया पिया दे। हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपको सामने लेकर आए हुए हैं, ठीक। और जो कि हमारे जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन और यूपीपी कांस्टेबल के बेस पर आधारित है, जो कि हम रोज़ जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आते हैं। उसी तरह आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका 1906, ऑप्शन बी दिया आपका 1885, ऑप्शन सी दिया 1911 और ऑप्शन दिया 1896। ऑप्शन डी दिया आपका 1896। किसकी बात कर रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक। तो किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो गाया गया था आपका 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके कलकत्ता में, कलकत्ता में। अगर आप पूछे किसने गाया था? गाया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक। और पूछा किसकी बात कर रहा है? वंदे मातरम की, वंदे मातरम की। अगर पूछे किसने लिखा है इसे, तो ये लिखे थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं, ठीक। कब लिखे थे? तो लिखे थे आपके यहाँ पे 1874 में, 1874 में इसे लिखे थे। और 1882 में आनंद मठ, जो कि बंगाली उपन्यास था, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। किसमें? आनंद मठ में, आनंद मठ में, आनंद मठ में ये 1882 में, जो कि बंगाली उपन्यास है, इसमें ये प्रकाशित हुआ था, ठीक। पूछा था कि हमारा क्वेश्चन था कि वंदे मातरम गाया कब गया था? गया था आपका 1896 में, 1896 में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। अगर इसे किसने गाया था? गाया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। लिखा किसने था? लिखे थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कब लिखे थे? लिखे थे आपके 1874 में। अगर से प्रकाशित कब हुआ? तो प्रकाशित हुआ था आपका 1882 में, आनंद मठ, जो कि बंगाली उपन्यास था, उसमें प्रकाशित हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका बॉक्साइट, ऑप्शन बी दिया आपका कोरंडम, ऑप्शन सी दिया क्रायोलाइट और ऑप्शन डी दिया मेलाकाइट। ऑप्शन डी क्या दिया है? मेलाकाइट। एल्यूमिनियम का अयस्क की बात कर रहा है। अगर हम बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट की बात करें तो किसके अयस्क हैं? ये तीनों आपके एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। और मेलाकाइट की बात करें तो किसका अयस्क है? ये आपके तांबा का अयस्क है। किसका? तांबा का। यानी ऑप्शन डी जो हमारा ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना, किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की, जिसके तहत महिला यात्रियों से राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल आधा किराया लिया जाएगा, ठीक। नारी को नमन योजना यानी किस सरकार ने शुरू की है, जिसके तहत महिला यात्रियों से राज्य के भीतर मतलब उनकी यात्रा के लिए केवल आधा किराया लिया जाएगा। ऑप्शन ने दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन भी दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो किसकी बात कर रहा है? नारी को नमन योजना। तो किस सरकार ने शुरू की है? ये शुरू की आपके हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब शुरू हुआ था, तो शुरू हुआ था आपका 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को। सीएम कौन थे यहाँ पर? यहाँ के सीएम आपके जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जयराम ठाकुर के द्वारा। कहाँ पर? धर्मशाला में, धर्मशाला में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? सजदा प्रथा का शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ने दिया आपका फिरोज तुगलक, ऑप्शन भी दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया आपका बलबन
और ऑप्शन डी दिया आपका मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो किसकी बात करें? सजदा प्रथा, सजदा प्रथा की। अगर सजदा की बात करें, सजदा क्या होता है? किसकी बात करें? सजदा। सजदा होता है आपका साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम जिसे कहते हैं आपके दंडवत प्रणाम। और सजदा प्रथा ना, और एक है आपका पैबोस, इसी में आता है आपका पैबोस, सजदा और पैबोस। तो पैबोस किसे कहते हैं? सजदा और पैबोस। पैबोस होता है राजा के पैर चूमना, राजा का पैर चूमना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पैबोस, पैर चूमना। वह सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? ये था आपका बलबन, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये किस वंश का था? तो ये आपके गुलाम वंश का था। किस वंश का था? ये आपके गुलाम वंश का शासक था। अगर दिल्ली सल्तनत के अगर शासकों के मतलब वंश की बात करें तो कौन कौन से थे? पहला था आपका गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। कब से कब तक था? तो था आपका 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था। इसके बाद था आपका खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक। इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक, 1414 तक। फिर इसके बाद आता है आपका सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। फिर है आपका लोधी वंश। लोधी वंश आपका 1451 से 1526 तक, 1526 तक। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आपका मुगल वंश आ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा जो था वो सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर में खरीफ फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? ऐसी कौन सी फसल है जो कि उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण में जो है वो आपके रबी की फसल है? दक्षिण में क्या है? आपके रबी की फसल है। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका दिया आपका अलसी, और ऑप्शन बी दिया आपका सरसों, ऑप्शन सी दिया मूंगफली, और ऑप्शन डी दिया आपका तिल। तो ऐसी कौन सी फसल है जो कि कहाँ पर? उत्तर में। ऐसी कौन सी फसल है जो उत्तर में खरीफ और दक्षिण में रबी की फसल है? तो ये कौन सी है? ये आपकी तिल है, तिल। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करें, खरीफ की फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? किसकी? खरीफ की फसल में, खरीफ की फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? तो खरीफ में आता है आपका जैसे है बाजरा, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, चावल हो गया। कौन सा? चावल है। फिर है आपका मक्का, मक्का। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके आते हैं खरीफ की फसल में। किस में? खरीफ की फसल में। पूछे रबी की फसल में कौन है, क्या आता है? रबी की फसल में तो यहाँ पर है आपका जौ, चना, तोरी। कौन सा? तोरी जो सब्जी होती है आपकी। एक है आपका सरसों। ये सब किसके फसल हैं? ये सब आपके रबी की फसल हैं। खरीफ हो गया, रबी हो गया। एक है आपका जायद की फसल, जायद, जायद की फसल। इसमें क्या क्या आता है? आपका कद्दू आता है, कद्दू आता है, खीरा आता है, खीरा के बाद आता है आपका करेला। सब किस में आते हैं? सबके जायद के फसल में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 2022 में हरियाणा के किस शहर में, 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? देश का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ऑप्शन ए दिया आपका रेवाड़ी में, ऑप्शन बी दिया है करनाल, ऑप्शन सी दिया है कैथल, और ऑप्शन डी दिया आपका हिसार। ऑप्शन डी दिया है हिसार। इसकी बात कर रहा है 2022 में हरियाणा, 2022 में किस शहर में 2022 में हरियाणा के किस शहर में देश का पहला हरित ऊर्जा संयंत्र, पहला हरित ऊर्जा संयंत्र, किसकी बात कर रहा है? पहला हरित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो किसमें किया गया है? किया गया आपके रेवाड़ी में। किसमें? रेवाड़ी में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अब पूछे किससे बनाया गया है? तो पराली से। किससे? पराली से। पराली से बिजली बनाने वाला, पराली से बिजली
बनाने वाला देश का पहला हरित संयंत्र है। देश का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। देश का पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? यह आपके हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे जो उनके प्रधानमंत्री भी थे? जो उनके प्रधानमंत्री भी थे। ऑप्शन ए दिया आपका वाल्मीकि, ऑप्शन बी दिया है चाणक्य, ऑप्शन सी दिया आपका आर्यभट्ट और ऑप्शन डी दिया है गौतम बुद्ध। किसकी बात कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक कौन थे? थे आपके चाणक्य, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर चाणक्य का उपनाम पूछे तो क्या था? इनका उपनाम था आपका विष्णुगुप्त और था आपका कौटिल्य। किसके नाम थे? आपके चाणक्य के नाम थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म वैज्ञानिक कौन था? हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित करने वाला पहला सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक कौन था? यानी वैज्ञानिक कौन था? मतलब किसने हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला टीका खोजा था? ऑप्शन दिया आपका मैरिन हिलमैन, ऑप्शन बी दिया रॉबर्ट गोहार्ड, ऑप्शन सी दिया वाल्डेमर हॉफकिन और ऑप्शन डी दिया चार्ल्स मार्टिन। तो किसकी बात कर रहा है? हैजा और प्लेग के लिए दुनिया का पहला मतलब किसने टीका खोजा था? ये खोजे थे आपके वाल्डेमर हॉफकिन, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कौन थे? एक यूक्रेनी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जीवाणु विज्ञानी थे। ठीक, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने अपने पर मतलब इस टीके का जब इन्होंने टीका जब बनाया तो इसका परीक्षण खुद अपने पर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? ऑप्शन दिया आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी दिया आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी दिया आपका थार है। ये क्या है? थार राष्ट्रीय उद्यान, यानी किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय पार्क। कौन सा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया था। किस राष्ट्रीय पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? आपके थार राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। वह किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन दिया आपका सोमवंशी राजवंश, ऑप्शन बी दिया पूर्वी गंग वंश है गंगा राजवंश, ऑप्शन सी दिया सूर्यवंशी गजपति राजवंशी, ऑप्शन डी दिया आपका भोग राजवंश द्वारा। ऑप्शन डी दिया आपका भोग राजवंश के द्वारा। पूछा कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। तो ये किस वंश से संबंधित है? संबंधित आपके पूर्वी गंग राजवंश, यानी गंगा या गंग राजवंश, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो स्थित है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के पुरी जिले में ये स्थित है। ठीक, और अगर पूछे इसके बारे में अगर और पूछे, ठीक, इसका मतलब जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है इसका आकार कैसा है? तो ये रथ के समान है। किसके समान है? ये रथ के समान, जो कि विशाल रथ है उसमें के समान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल डैश में खेला गया था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल डैश में खेला गया था। ऑप्शन ने दिया है, मतलब पूछ रहा है मतलब कहाँ पर खेला गया था, फाइनल मैच जो है वो किस स्टेडियम में खेला गया था। तो ऑप्शन ने दिया आपका क्राइस्ट चर्च, ऑप्शन बी दिया आपका हैमिल्टन, ऑप्शन सी दिया वेलिंगटन और ऑप्शन डी दिया आपका ऑकलैंड। ऑप्शन डी दिया है ऑकलैंड। इसकी बात करें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का फाइनल मैच, अगर पूछे किसके किसके बीच खेला गया था, किसके किसके बीच खेला गया था, तो ये खेला गया था आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला गया था। किसके बीच? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। अगर पूछे इसे जीता कौन था, तो जीती थी आपके ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी। किसकी टीम? ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी और इंग्लैंड हार गई थी। और पूछे कहाँ पर खेला गया था, खेला गया था आपका क्राइस्ट चर्च में। कहाँ पर? क्राइस्ट चर्च। मैंने ऑप्शन ये हमारा जो है वो सही आंसर होता है। कहाँ खेला गया था? क्राइस्ट चर्च। कहाँ पर है? ये आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए दिया आपका बुलबुल, ऑप्शन बी दिया आपका सारस क्रेन और ऑप्शन सी दिया आपका नीलकंठ, ऑप्शन डी दिया आपका श्वेतकंठ कौडिल्ला। श्वेतकंठ कौडिल्ला। इसकी बात कर रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी के बारे में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ये आपका सारस क्रेन। कौन सा है? सारस क्रेन। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उस व्यक्ति की पहचान कीजिए। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जो एक प्रसिद्ध संतूर वादक, जो एक प्रसिद्ध क्या है? संतूर वादक हैं। प्रसिद्ध संतूर वादक हैं जिसे पद्म विभूषण प्राप्त मतलब संतूर वादक हैं और पद्म विभूषण प्राप्त करता है। पद्म विभूषण प्राप्त करता है और मई 2022 में उनका निधन भी हो गया है। मई 2022 में उनका निधन हो गया है। ऑप्शन ने दिया आपका पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी दिया आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट, ऑप्शन सी दिया असद अली खान और ऑप्शन डी दिया भजन सुपारी। ऑप्शन डी दिया आपका भजन सुपारी। भजन सुपारी। तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में मतलब 2022 में निधन हो गया है और वो संतूर वादक है? तो कौन है? वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है। कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही आंसर होता है। अगर भजन सुपारी की बात करें तो भजन सुपारी भी क्या है? ये भी आपके संतूर वादक ही हैं। ये भी संतूर वादक, ये भी संतूर बजाते हैं, संतूर वादक। लेकिन यहाँ पर पूछा था जिनकी 2022 में निधन हो गया है और पद्म विभूषण प्राप्त करता है, तो कौन है? वो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा है जिनका हाल ही में मई 2022 में निधन हो गया है। ठीक। अगर हम असद अली खां की बात करें तो कौन है? रुद्र वीणा वादक हैं। रुद्र वीणा वादक हैं। रुद्र वीणा वादक पूछे कौन है? तो आपके असद अली खान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका मुक्केबाजी, ऑप्शन बी दिया आपका भारोत्तोलन, ऑप्शन सी दिया है आपका कुश्ती और ऑप्शन डी दिया बैडमिंटन। ऑप्शन डी क्या दिया है आपका? बैडमिंटन। तो किसके बगैर? साइखोम मीराबाई चानू। साइखोम मीराबाई चानू किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके भारोत्तोलन से। किससे? भारोत्तोलन से। अगर इनके बारे में इनकी मतलब बारे में बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, किसमें? टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली कौन मतलब कौन खिलाड़ी थे? तो थी आपके मीराबाई चानू। भारत को पहला पदक ठीक किसने दिलाया था? तो दिलाई थी आपके मीराबाई चानू। किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने दिलाई थी। ठीक। मीराबाई चानू ने पहला पदक दिलाई थी। किस कैटेगरी में थी? तो 49 kg कैटेगरी में थे। किस कैटेगरी में? 49 kg कैटेगरी में। टोटल कितने वजन उठाए थे? टोटल उठाए थे आपके 202 kg। 202 kg इन्होंने मतलब टोटल वजन उठाए थे।
भारोत्तोलन किया था, 202 kg का भारोत्तोलन किया था। और पूछे कौन से पदक जीती थी आपकी रजत पदक इन्होंने जीता था, रजत पदक इन्होंने जीता था। अगर पूछे कहाँ की रहने वाली हैं, तो रहने वाली आपकी मणिपुर इम्फाल की रहने वाली हैं, मणिपुर इम्फाल की रहने वाली हैं। कौन? मीराबाई चानू। ठीक। अगर पूछे मुक्केबाजी के से संबंध किसका है, तो मुक्केबाजी संबंध है निकहत झरीन का। कुश्ती से आपके साक्षी मलिक, बैडमिंटन से आपकी पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंदोलन को किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी दिया आपका स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी दिया है होम रूल आंदोलन, और ऑप्शन डी दिया आपका चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन डी किया दिया आपका चंपारण सत्याग्रह। तो किसी होता है वंदे मातरम, किस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है आपके स्वदेशी आंदोलन के। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होता है। अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो चलाया गया था आपका 1905 में। कब? 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। कब शुरू की, मतलब किसके लिए शुरू किया गया था? शुरू किया गया था आपका बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में इसे शुरू किया गया था। ठीक, विरोध में शुरू किया गया था। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो थे आपके लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, और थे आपके बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, लगते हैं लाला लाजपत राय इनके प्रमुख नेता थे। यानी इसमें मतलब जो प्रमुख व्यक्ति थे यही तीन थे, लाल बाल पाल। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? जनवरी 2023 में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? ऑप्शन ए दिया आपका जसविंदर कौर, ऑप्शन बी दिया आपका करमप्रीत विलियम्स, ऑप्शन सी दिया आपका मनप्रीत मोनिका सिंह, ऑप्शन डी दिया आपका मनदीप कौर। इसके बाद करा अमेरिका में पहली महिला सिख जज है, पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो पहली महिला सिख जज कौन बनी है? तो बनी आपकी मनप्रीत मोनिका सिंह, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। ये कहाँ के? भारतीय मूल की महिला हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? मतलब तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऐसी कौन सी रेखा है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? ऑप्शन ए दिया आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी दिया आपका एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी दिया है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ऑप्शन डी दिया क्या दिया है? यूरोप महाद्वीप। तो अगर हम रेखाओं की बात करें, ये इससे हो गई हमारी ये पृथ्वी हो गई, इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? ये जाती है आपकी विषुवत रेखा, यानी कौन सी रेखा हो गई आपके? विषुवत रेखा, जीरो लाइन पे, जीरो अंश पे। कौन सी है? विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा जीरो अंश पे है। इसके ऊपर है आपका कर्क रेखा, कौन सी है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, और इसके नीचे है आपका मकर रेखा। कौन सा? मकर रेखा। ये भी मतलब उत्तरी 23.5, ये है दक्षिण में 23.5। ठीक, ये आपका कौन सा है? मकर रेखा। मकर रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा, ये आपका कर्क रेखा, ये आपका कर्क रेखा है। किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है आपके अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है? ये आपके यहीं पर है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ पर है? भारत है आपका यहाँ पर। ठीक, भारत यहाँ पर बना है, और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है? ये आपके यहाँ पर है। अफ्रीका महाद्वीप से जो है आपके तीनों रेखाएं जाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तीनों रेखा अगर कहाँ जाती हैं? तो जाती है आपके अफ्रीका महाद्वीप से, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? ऑप्शन ए दिया आपका स्वेज नहर, ऑप्शन बी दिया आपका राइन नदी, ऑप्शन सी दिया आपका डेन्यूब नदी, ऑप्शन डी दिया आपका पनामा नहर। तो किसकी बात कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? तो कौन सा जलमार्ग है? जलमार्ग है आपका पनामा नहर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ये कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में। किस देश में है? तो पनामा देश में। अगर इसकी राजधानी पूछे तो पनामा देश की राजधानी क्या है? तो आपकी पनामा सिटी। ठीक, तो चलिए हम आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक। और अपनी तैयारियों को ऐसे ही अच्छे मतलब अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आगे अभी देख रहे हैं आपके सामने यूपीपी का नोटिफिकेशन जो कि अभी दिखाई दे रहा है, कल के पेपर में दिखाया था। ठीक, तो आप यूपीपी के लिए अभी से लग जाइए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।